नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं और आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको जज की नियुक्ति से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी आपको देंगे और इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए आप कानूनी जानकारी देने के लिए कानून के विशेष जानकार और अधिवक्ता हमारे साथ परमानंद पांडे जी जुड़ गए हैं। परमानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, परमानंद जी आपको बहुत ही विस्तार से इस विषय से संबंधित जानकारी देंगे जिससे कि आपके भी ज्ञान में ज़्यादा बेहतरी हो सके और साथ ही साथ आप भी बेहतर तरीके से जान सके कि आखिर जजों की नियुक्ति से जुड़ी हुई संवैधानिक जानकारी क्या है। इस विषय पे अगर आप भी हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं और ज़्यादा जानकारी जुटाना तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0120612793 पर कॉल करें या फिर 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। और परमानंद पांडे जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, पहला और महत्वपूर्ण सवाल यही कि सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता क्या होती है? नेहा जी, आजकल ये मुद्दा बहुत गर्मा गया है। जब से ये एक जज के घर में बहुत ज्यादा कैश जलाए हुए मिले हैं तब से ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जज के नियुक्ति का प्रावधान संविधान में ही प्रावधान प्रदत्त है। धारा 117, 124 जो ये है, ये हाई कोर्ट के जज के नियुक्ति के बारे में बात करते हैं और धारा 217 जो है ये सुप्रीम कोर्ट के जज के नियुक्ति के बारे में बात करते हैं। कोई जो आप साधारण सी बात है उसमें कोई बहुत ऐसी चीज नहीं कि जिसको लेकर के कोई इसमें रखा जाए कि नहीं ये कैसे नियुक्ति हो गई। देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति में तो ये है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए और हाई कोर्ट में जज में नियुक्ति के लिए उसको कम से कम 10 साल का हाई कोर्ट में प्रैक्टिस का अनुभव होना चाहिए और अगर वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस का अनुभव नहीं है तो कम से कम 5 साल तक वो जुडिशियल ऑफिसर कहीं का होना चाहिए। वो हाई कोर्ट में प्रमोट हो जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए ये है कि कम से कम 5 साल तक वो किसी एक या दो हाई कोर्ट में उसका वो जज रह चुका हो और सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 10 साल का सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में 10 साल का प्रैक्टिस का अनुभव हो, वो व्यक्ति अपॉइंट किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में एक प्रावधान और रखा गया है कि अगर वह व्यक्ति एक लीगल लिमिनरी है तो भी उसको अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन आज तक के इतिहास में किसी लीगल लिमिनरी को जिसको कि जो अदालत में ना रहा हो, बार में ना रहा हो, बेंच में रहा हो, उसको अपॉइंट नहीं किया गया है। ये स्थिति है अपॉइंटमेंट को लेकर के इस देश में। अब यहाँ पर ये मामला आ जाता है कि अपॉइंटमेंट तो हो जाता है लेकिन अपॉइंटमेंट होने के बाद की क्या है। देखिए, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ये संवैधानिक पद है और संवैधानिक पद होने के नाते सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस को बहुत ही सुरक्षा कवच मिला हुआ है। ये इनको शील्ड मिली हुई है कि आप इनके खिलाफ चाहें तो कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये मुकदमा चलाते हैं। कल को अगर कोई इनके खिलाफ मुकदमा चलाना चाहेगा तो कहेगा कि नहीं, देखिए आपने हमसे घूस लिया और हमसे मांगा। बिना प्रमाण के भी कई लोग फंसा देते हैं ढंग से। इसी नाते इनको कहा गया है कि एक सुरक्षा कवच है, एक इम्यूनिटी दी हुई है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कोई अनावश्यक रूप से मुकदमा नहीं चला सकता है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर 2-3 चीजें साफ होनी चाहिए कि अगर इनको इम्यूनिटी दी गई है तो क्या ये भारत के किसी और नागरिक से ऊपर होते हैं? नहीं। मान लीजिए, मैं एक केस अभी चला था बहुत दिन पहले, एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनकी बहू ने दहेज उत्पीड़न का केस उनके ऊपर लगाया तो उनकी बहू ने इस चीज को साफ साफ कहा कि देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे लेकिन आप हमारे ससुर भी हैं और ससुर होने के नाते अगर आप उसी ढंग से व्यवहार करते हैं जैसा और लोगों से जैसा और ससुर करते हैं, दूसरे लोग करते हैं जिनके दहेज उत्पीड़न का केस चलाया जाता है, तो आपके खिलाफ क्यों केस नहीं चलाया जाना चाहिए। इस चीज को उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि अगर ऐसी स्थिति है और मैं
उन्हीं लोगों में से, प्रताड़ित करने वाले लोगों में से हूँ, तो निश्चित रूप से मेरी बहू को ये अधिकार है कि मेरे खिलाफ वो दहेज उत्पीड़न का केस चलाए, और वो केस चला भी। सच बात ये है कि उनके केस चला। और भी एक, जैसे इम्यूनिटी की बात आ गई है, इम्यूनिटी की बात आ गई है, पुलिस अगर चाहे तो कोई केस कैसे, मान लीजिए जज के घर में किसी की कोई हत्या हो जाती है, तो पुलिस जांच करने के लिए नहीं पहुंचेगी क्या? पुलिस उनके खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज करेगी क्या? ये सब काम करना पड़ेगा, क्योंकि वह भारत के संविधान से और भारत में अन्य लोगों से इतर नहीं है। हाँ, कुछ मामलों में उनको संवैधानिक सुरक्षा मिली हुई है, जिसके कारण उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ये स्थिति है, ये अपॉइंटमेंट की स्थिति और उनके कार्य करने की स्थिति पर ये बात करती है। जी सर, ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कैसे होती है, क्या उसका प्रोसीजर रहता है, कैसे नियुक्ति होती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति जो रखी गई है वो धारा संविधान की धारा 124 में ही प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट में जो व्यक्ति, जैसे हाई कोर्ट का जज रहा है, एक हाई कोर्ट का नहीं, वो कई हाई कोर्ट में रहा हो या एक ही हाई कोर्ट में रहा हो, तो उसका कॉलेजियम बना हुआ है आजकल। पहले ये कॉलेजियम का सिस्टम नहीं था, आजकल कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बैठते हैं और उनके साथ 4 और जज होते हैं जो वरिष्ठ स्तर के अनुसार होते हैं। वो चारों जज अपने निर्णय लेते हैं कि इस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाना चाहिए। जब वो निर्णय ले लेते हैं तो वो राष्ट्रपति के पास उसको अपने अनुमति वहां भेजते हैं और सिफारिश भेजते हैं कि देखिए इस व्यक्ति को यहाँ पर जज नियुक्त किया जाना चाहिए। वह व्यक्ति एक हाई कोर्ट में जज रहा हो या कई हाई कोर्ट में जज रहा हो, ये बात एक तो पहला यह हुआ। दूसरा कि बार में वकालत करते हुए वो एक डिस्टिंग्विश्ड, एक अच्छे वकील के रूप में उसकी ख्यात हो और वो कई वर्षों तक वहां पर वकालत कर चुका हो, तो उसको सीधे न तो हाई कोर्ट में उसको जज बनाने की जरूरत है, न और कहीं बनाने की जरूरत है, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जज बनाए जा सकते हैं। और इस तरह के कई उदाहरण मिले हैं जिनमें कि बार से माने वकालत के पेशे से आए हुए लोग सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। लेकिन एक प्रावधान, जैसा मैंने अभी आपने कहा, कि उसमें एक ये है कि डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो, और डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो सकता है या कोई और भी हो सकता है जिसने 10-20 किताबें लिखी हो। उस ढंग का भी व्यक्ति हो सकता है, उसको भी जूरिस्ट को भी आप अपॉइंट कर सकते हैं, अनुमति दे सकते हैं, उसकी सिफारिश कर सकते हैं और राष्ट्रपति उसको अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन अभी तक के इतिहास में किसी डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट को अपॉइंट नहीं किया गया है, क्योंकि उनका कहना यह होता है तमाम तरह के मुकदमे आते हैं, केवल जुडिस्ट के मामले नहीं आते हैं, केवल कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित मामले नहीं आते हैं, बहुत सारे जमीन जायदाद फौजदारी और तमाम तरह के मुकदमे आते हैं। तो उसी में सुप्रीम कोर्ट को और भी चीजों को देखना होता है। इस नाते जुरिस्ट को अगर अपॉइंट किया जाएगा तो जुरिस्ट एक तरह का मुकदमा देख सकता है और तरह तरह के मुकदमे नहीं देख सकता है। इसी नाते अभी तक किसी जुरिस्ट को नहीं अपॉइंट किया गया है। ये वस्तुस्थिति है, ये आज तक की स्थिति है। जी सर, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कैसे होती है? हाई कोर्ट की जो नियुक्ति, जजेस की नियुक्ति, देखिए उनको या तो 10 साल तक का वकालत का अनुभव, वो उसी हाई कोर्ट में या और कई हाई कोर्ट में वकालत करके उस हाई कोर्ट में, और फिर उसके बाद वो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस वो उनके नाम को अनुमोदित करता है और वो कॉलेजियम के पास भेजता है। कॉलेजियम कहाँ? वो सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 4 वरिष्ठ जज होते हैं। पहले तो 2 ही जज होते थे, अब 4 वरिष्ठ जज होते हैं। उनके अनुमति जब वहां से भेजा जाता है कि इस व्यक्ति को हाई कोर्ट का जज अपॉइंट किया जा सकता है, उसकी रिकमेंडेशन पर वो कॉलेजियम बैठती है। कॉलेजियम जो है अपने वहाँ के कॉलेजियम में उस हाई कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस से अपना राय लेते हैं कि क्या इस व्यक्ति को हाई कोर्ट का जज आपके यहाँ नियुक्त किया जा सकता है। वो चीफ जस्टिस अगर उस पर राय दे देता है कि हाँ ये व्यक्ति हमारे लिए ठीक रहेगा, इसके बारे में हमको सही जानकारी है, तो उसके आधार पर उसको हाई कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। देखिए एक चीज और बताएं कि ये स्थिति जो है 3 जजेस के अभी फैसले आ चुके हैं। 1981 में एक केस हुआ था जो एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ था। फिर 1991 में केस हुआ जो
केस में तो ये था कि जो संविधान में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को अपॉइंट करेगा किसके कॉन्करेंस पे, माने कंसल्टेशन करेगा। कंसल्टेशन हो गई तो कंसल्टेशन के बाद वो अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन ये 1992 में ये कर दिया गया कि नहीं, कॉन्करेंस नहीं, एक कॉलेजियम होगी, वो कंसल्टेशन की बात नहीं, वो कॉन्करेंस होगा, उसके बिना अनुमति के आप अपॉइंट नहीं कर सकते। बाद में ये जो है दूसरे केस में आ गया, थर्ड जजेस केस में, कि 4 की संख्या घटा करके केवल 2 की संख्या बढ़ा करके 4 कर दी गई कि 4 वरिष्ठ जजों के आधार पर रखा जाएगा कि अगर ये अनुमति देते हैं तो ठीक है। उनमें 2 अगर जज कह देते हैं, असहमति अपनी व्यक्त कर देते हैं कि इस व्यक्ति को जज नहीं अपॉइंट किया जाना चाहिए हाई कोर्ट का, तो उसको जज कोई अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। ये स्थिति है। हालांकि इसका कोई ऐसा नहीं है कि कोई एग्जामिनेशन देना पड़ता है, कोई कुछ नहीं देना पड़ता है। इसमें यही है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के जज चीफ जस्टिस के सिफारिश और ये कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर ही उस व्यक्ति की सिफारिश की जाती है और राष्ट्रपति सामान्य तौर पर उसका अपॉइंटमेंट कर देते हैं। एक चीज और भी बात है कि क्या राष्ट्रपति ऐसे लोगों की सिफारिश को इनकार कर सकते हैं? राष्ट्रपति ऐसी सिफारिश को इनकार नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति उसको दोबारा भेज सकते हैं कि आप इसके बारे में हमको ये शिकायतें मिली हैं, आप इस पर विचार करिए। लेकिन अगर उस पर पुनर्विचार के बाद वो कॉलेजियम फिर से उसी नाम को रिकमेंड कर देता है, सिफारिश कर देता है, तो राष्ट्रपति के सामने कोई चारा नहीं रह जाता, बल्कि वो राष्ट्रपति माने हम मानते सरकार का मतलब लॉ मिनिस्टर, जो ये उसके सामने कोई चारा नहीं रह जाता है, बल्कि उसको अपॉइंट करना ही होता है। ये स्थिति है। लेकिन सर इस बीच एक महत्वपूर्ण सवाल ये होता है, कॉलेजियम जिसको लोग सुनते तो हैं लेकिन समझ हर किसी को नहीं होती, विस्तार से बताइए कॉलेजियम क्या होता है सर? नया जी, ये शब्द जो है वास्तव में पहले था ही नहीं। हाँ। जो और ना तो संविधान में कहीं कॉलेजियम शब्द का प्रयोग हुआ है। हाँ। कहीं भी इस कॉलेजियम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। कॉलेजियम शब्द का प्रयोग जो है ये नहीं है। वास्तव में हमने कहा ना कि यहाँ पर 2 तरह के नियम, 2 तरह के कानून होते हैं। एक तो होता है संविधान से जो कानून बनता है वो संविधान सम्मत कानून होता है, और एक जो है जजमेंट लॉ है, माने न्यायाधीश लोग ही अपना नियम बना लेते हैं। तो जो न्यायाधीश लोग नियम बनाते हैं वो उसी की उपज है ये कॉलेजियम, वरना कॉलेजियम शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं भी नहीं हुआ है। यह तो आपको बताएं, सेकंड जजेस केस के दौरान जस्टिस जे.एस. वर्मा जब उसमें चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया कि कॉलेजियम मतलब ये एक ऐसा समूह रहेगा जजेस का जो ये डिसाइड करेगा कि हम अपॉइंट कर सकते हैं, हम इसके लिए सिफारिश कर सकते हैं। वरना संविधान से अगर आप पूछेंगे तो संविधान में इस शब्द का कोई प्रयोग नहीं हुआ है। ये इसी नाते कहा जाता है कि ये जजमेंट लॉ है, और जजमेंट लॉ में पहले 2 लोगों का था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे जो ये जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में अपना निर्णय देंगे। लेकिन उसको बाद में थर्ड जजेस के इसमें इस चीज को बढ़ा दिया गया, कहा गया कि नहीं 2 नहीं 4 जजेस होंगे, और 4 जजों का 4 जज और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलाकर एक कॉलेजियम बनाएगा जो विचार करने के बाद कि कौन व्यक्ति हाई कोर्ट का जज या कौन व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है के बारे में अनुमति देंगे, अनुशंसा करेंगे, और इनकी अनुशंसा ये लॉ मिनिस्ट्री के पास जाएगी। लॉ मिनिस्टर जो है उस पर कुछ नहीं सोचेगा और केवल उस चीज को लेके जाएगा राष्ट्रपति के पास कि आप इनको इस कॉलेजियम के रिकमेंडेशन को मान लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के खिलाफ अनुशंसा कर दिया इन जजेस ने, हर चीज तो ये जानते नहीं है। मान लीजिए दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति तमिलनाडु के किसी जज के बारे में या मेघालय के किसी जज के बारे में कोई अनुशंसा करता है, वो उसके बारे में सही रिपोर्ट नहीं आती है, तो वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की सीबीआई, वहाँ की सीआईडी जो लोकल पुलिस है, उनने जांच करके बताया कि नहीं इस व्यक्ति का कोई इसका इमेज जो है, छवि जो है बहुत अच्छी नहीं है, इस नाते इसको जज बनने से रोका जाए। तब उस स्थिति में सरकार फिर कॉलेजियम के पास उस चीज को भेजती है और कॉलेजियम उस पर पुनर्विचार करने के बाद कहती है कि नहीं अगर ये ठीक नहीं है, और तो सरकार से अपनी
सहमति जताते हुए कोई दूसरे नाम पर विचार करती है, वरना वो विचार को कहते थे कि नहीं, ये हमने उस पर विचार कर लिया है और इस व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया जाना चाहिए। तो कॉलेजियम शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं, कॉलेजियम शब्द जो है ये केवल जजमेंट लॉ के तहत आया है, ये संविधान में कहीं भी इसका प्रावधान नहीं है। जी सर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कॉलेजियम के बारे में बताइए कि इन दोनों का क्या तालमेल रहता है कॉलेजियम? देखिए जी, इनका कॉलेजियम का तालमेल इतना ही रहता है कि हाई कोर्ट का जो कॉलेजियम होता है वो रिकमेंड करता है कि किस व्यक्ति को हाई कोर्ट में जज अपॉइंट किया जाना चाहिए, लेकिन उस कॉलेजियम के जो वहां से रिकमेंडेशन आती है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की अनुमति के बाद ही उसको अपॉइंट किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंट करने के लिए या इवन हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के लिए वो विचार विमर्श करते हैं और उस विचार विमर्श के बाद ही उनका अपॉइंट किया जाता है। तो हाई कोर्ट में वहाँ के चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस और कुछ सीनियर जजेस मिल करके इस चीज को डिसाइड करते हैं कि किस व्यक्ति का नाम रिकमेंड किया जाना चाहिए, किस व्यक्ति के नाम पर संस्तुति दी जानी चाहिए, और वो वहाँ से भेजते हैं और सामान्य तौर पर सुप्रीम कोर्ट इस चीज को मान लेता है, फिर उनका अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है। ये स्थिति है। जी ठीक है। सर, जजों के ट्रांसफर में क्या प्रक्रिया रहती है, इसका क्या प्रोसीजर होता है? देखिए, जजों के ट्रांसफर में भी यही कॉलेजियम की बात आ जाती है। हाँ। जज जो है, मान लीजिए कहीं से, अभी तो देखिए वर्मा के बारे में, जसवंत वर्मा के बारे में जिनके घर में ये केस कहते हैं कि बहुत ज्यादा पकड़ा गया, अब पकड़ा गया क्या, पकड़ा तो नहीं गया, वो कहते हैं चलाया गया। तो अगर ये स्थिति आई तो उन्होंने हाई कोर्ट, उनके पेरेंट हाई कोर्ट में भेज दिया। यहाँ लेकिन ऐसा है कि कई बार एक ही जगह पर रहे हुए कई जजेस को कहा जाता है कि इनको इधर से उधर कर दिया जाना चाहिए, जिससे कि ये जाए और दूसरे हाई कोर्ट के बारे में भी जानकारी ले, और लेने के बाद फिर वो, या जो अपना अनुभव यहाँ का है कि यहाँ माने जिस हाई कोर्ट में वो काम कर रहे हैं वहाँ का अनुभव दूसरे हाई कोर्ट को भी ले जाकर दे और दूसरे हाई कोर्ट से भी अनुभव सीखते हैं। इसी आधार पर ये सहमति व्यक्त की जाती है। इसी आधार पर वो कंसर्न हाई कोर्ट चीफ जस्टिस से वो उससे अनुशंसा लेते हैं, फिर उसी अनुशंसा के आधार पर ये संस्तुति करते हैं कि इनका ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए, और ट्रांसफर कर देते हैं तो ऐसा होता है। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत ही विस्तार से हमें इस विषय में जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।